पैर फिसलने के कारण जानकी पहाड़ से नीचे गिर गई। गिरते समय उसे वह पल याद आने लगे जब उसने पहली बार केदारनाथ की पहाड़ियों को देखा था। और हे महादेव, ये क्या हो गया? मेरा काम अधूरा ही रह गया। मुझे उठना है, अपना काम करना है, शिकायत करनी है, नहीं तो। शिव पुरंदर भद्र नट युगंधर नमन नमन्नो गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नमन्नो गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। कहानी शुरू होती है एक पर्यावरण निरीक्षक से जो आज ही केदारनाथ धाम पहुंची है। अब कहा जाता है कि केदारनाथ का मंदिर दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर बने मंदिरों में से एक है जहां खड़ी चढ़ाई है। और क्योंकि वह पर्यावरण निरीक्षक है जिनका नाम जानकी है, वह पहली बार ही केदारनाथ आई थी तो उससे इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने एक पिट्ठू बुक करने का सोचा। उसके बजट के हिसाब से उसने भैरव नाम का एक पिट्ठू बुक कर लिया जो कि सस्ते में उससे चढ़ाई करवा देता और ऊपर ही अच्छा सा होटल भी दिला देता। जानकी ने जब अपने बैग को उसके घोड़े पर बांधा तो देखा कि घोड़े के पैरों की हालत बहुत खराब थी। बहुत हद तक आड़े टेढ़े थे उसके पैर। यह देखकर जानकी ने पूछा, भैया आप लोग दिन रात इन जानवरों से काम करवाते हो और इनके स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखते। पैर देखो इस घोड़े के, बेचारे को कितनी तकलीफ होती होगी इतना भारी सामान उठाकर चलने में। तो भैरव हंसकर कहता है, मैडम जी कृपया हमारे भी पैर देख लीजिए। फिर जानकी ने जब भैरव के पैरों की ओर देखा तो उनके नाखून भी काले पड़ चुके थे और ढेर सारी चोटों के निशान भी थे। इसे देखकर जानकी ने पूछा, पक्का ले जाओगे ना ऊपर, मुझे कहीं गिरा तो नहीं दोगे? भैरव बोला, अरे मैडम हमारा रोज का काम है और ये चोट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या? वैसे भी आधा साल केदारनाथ बंद ही रहता है तो कोई घूमने आता नहीं है और बर्फ गिरने की वजह से कोई खेती भी नहीं हो पाती। तो कम से कम अब जल्दी जल्दी कमा लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकी को भैरव पर विश्वास हुआ और वह उसकी पीठ पर बैठकर केदारनाथ के दर्शन करने चल पड़ी। आधे रास्ते में उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है जो कि ऊपर की ओर जा रहा था। इस रास्ते के बारे में जब जानकी पूछती है तो भैरव बताता है, मैडम यह छोटा रास्ता है लेकिन यहाँ पर एक बहुत टेढ़ी मीढ़ी चढ़ाई है और पैर फिसल सकते हैं, इसलिए इस रास्ते से नहीं जाते। जानकी ने कहा, फिर तो ऐसे ढेर सारे रास्ते होंगे पहाड़ी में? तो भैरव ने कहा, हाँ, हर 6 से 7 किलोमीटर में ऐसा एक रास्ता पड़ ही जाता है। जानकी ने कहा, ये तो अच्छा है, आप मुझे इन रास्तों के बारे में बताते जाना, मुझे आगे काम आएगा। भैरव मजाक में पूछता है, आप क्या करोगे इन रास्तों को जानकर? आप यही बसने वाले हो क्या? जानकी भी कहती है, हाँ यही मेरी पोस्टिंग हुई है ना, तो मुझे यही रहना पड़ेगा कुछ समय के लिए। ये सुनकर भैरव पूछता है, अरे आप नए एनवायरमेंटल इंस्पेक्टर हैं क्या मैडम? जानकी कहती है, हाँ जी वही है हम। भैरव थोड़ा नम्र आवाज में कहते हैं, आपने कहीं मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं माना ना? जानकी कहती है, नहीं नहीं, आपकी बात भी मुझे सही लगी। जब इंसान के पास रोजगार का केवल एक ही साधन हो तो फिर वह शरीर की चोट से ज्यादा परिवार की जरूरतों पर ध्यान देता है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए खुद पर भी और अपने पालतू जानवरों पर भी। वे स्वस्थ रहेंगे तो ही आगे जाकर आपको और मदद कर पाएंगे। यह बातचीत करते करते ही केदारनाथ का मंदिर आ जाता है। भगवान शिव के दर्शन करके सभी जोरों से जयकारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उमा पार्वती पति हर 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 महादेव। ये जयकारे लगाने के बाद जानकी नंदी जी के कानों में कहती है,
हे नंदी जी, महादेव से कहना राघव जी का ध्यान रखें और हाँ, उन्हें ये भी बता दे कि गुड़िया और मम्मी पापा बिल्कुल ठीक है और हम सब आपको बहुत याद करते हैं। ये कहकर जानकी की आंखें नम हो जाती है। भैरव जानकी से पूछता है कि आपके लिए तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई घर दिया गया होगा ना? जानकी कहती है, हाँ दिया तो है, पर अभी उसकी सफाई का काम चल रहा है, कल तक में तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए आज मैं यही के किसी होटल में रुक जाऊंगी। भैरव पास के होटल में पूछकर बताता है कि सारे कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। जानकी परेशान होकर कहती है, अब मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ, अब कहाँ रुकूंगी? जानकी को परेशान देखकर भैरव कहता है, मेरा घर यही पास में है, आप चाहे तो वहीं रह सकती हैं। जानकी कहती है, नहीं रहने दीजिए, कोई तो होटल खाली होगा, आप क्यों परेशान होते हैं? दरअसल अनजान जगह पर किसी के घर जाना आज के समय में किसी अकेली लड़की के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो भैरव को मना करती है। तब भैरव उनको तसल्ली करवाने के लिए कहता है कि मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी माँ भी रहती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार जब यात्रियों को कमरे नहीं मिलते तो हम उनको अपने घर में रुकने देते हैं। यह सुनकर जानकी भी राजी हो जाती है और उस दिन भैरव के घर ही रुक जाती है। भैरव की पत्नी और उसकी माँ जानकी से अच्छी पहचान बना लेती है। एक ही दिन में वो लोग जानकी के इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपने स्कूल के पहले दिन दोस्त बना लेता है। अगले दिन भैरव जानकी को उसके सरकारी बंगले में छोड़ देता है और साथ ही पूछता है, आपके घर वाले कब आएंगे? जानकी कहती है, मेरी बेटी के अभी फाइनल परीक्षाएं चल रही है, फिर वो यहाँ आ जाएगी। भैरव पूछता है, और आपके पति? उसी समय जानकी अपने सामान से अपने पति की फोटो निकालकर दीवार पर लगाते हुए कहती है, इनको तो मैं अपने साथ ही लाई हूँ। भैरव कहते हैं, मुझे माफ करना मैडम जी, मुझे पता नहीं था। जानकी कहती है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये कोई दुख की नहीं बल्कि गर्व की बात है। मेरे पति आर्मी में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए। उन्होंने कभी भी अपने बारे में पहले नहीं सोचा, जब भी सोचा तो अपने देश के लिए ही सोचा। इतने में ही जानकी को फोन आता है कि उसे आज कहा गया कि उसे आज किस जगह का इंस्पेक्शन करना है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हमेशा जमीन खिसकने और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है, इसीलिए सरकार ऐसी जगहों के लिए ऐसे इंस्पेक्टर्स को नियुक्त करती है जो देखे कि कौन सी जगह का रास्ता किसी हादसे से पहले ही बंद करवा देना चाहिए। जानकी भैरव से कहती है, आज मुझे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जहां शायद बुर्ज खलान हो सकता है, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो? भैरव के पास तो एक और यात्री को मंदिर के दर्शन करवाने का जिम्मा था, तो वह अपने दोस्त बिरजू को जानकी के साथ भेज देता है। बिरजू कहता है, दीदी मुझे पूरे पहाड़ में किसी भी जगह जाना हो तो फोन लगा दिया करो, पूरा पहाड़ मेरा घर ही है, मुझे सब पता है। ये कहकर बिरजू थोड़ा होशियारी मार रहा था, तो जानकी कहती है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स वाली जगह तो बताना जरा कहाँ मिलेगी? बिरजू देखकर बोलता है, ये जगह तो पहाड़ में है ही नहीं दीदी। जानकी एक टपली मारती है और बिरजू को कहती है, ये है ना तेरी नॉलेज पहाड़ को लेकर, अब तू कैसे भी लेके चल, मुझे नहीं तो बताती हूँ। बड़ा होशियार बन रहा था ना? बेचारा बिरजू जितना होशियार बनने का दावा कर रहा था उससे ज्यादा का तो पिट गया। बेचारा जैसे तैसे पूछपाछ करके उस जगह पहुंचा। जानकी देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ की मिट्टी तो बहुत ही ढीली है, फिर भी ऐसी मिट्टी पर लोगों के रहने के लिए होटल बनाए गए हैं और साथ ही वहीं पर एक और होटल बनाने का निर्माण चल रहा है। जानकी उस निर्माण करवाने वाले सुपरवाइजर से बात करती है और कहती है कि आप यहाँ निर्माण नहीं कर सकते, आपको इतनी सी बात नहीं पता कि कहीं भी निर्माण करवाने से पहले वहाँ की मिट्टी की जांच के लिए भेजा जाता है और जब जांच के बाद सब सही रहे और परमिशन मिल जाए तभी कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। चालाक सुपरवाइजर कहता है, मैडम हमारे पास पहले से ही परमिशन है, तो आप अपना ज्ञान किसी और को जाकर दो और हमें हमारा काम करने दो। ये कहकर सुपरवाइजर परमिशन के कागज जानकी के हाथ में थमा देता है।
जानकी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तभी बिरजू कहता है, क्या हुआ दीदी, दिक्कत क्या है? बिल्डिंग बन रही है तो बनने दो ना। जानकी गुस्से में कहती है, ये बात सही नहीं है। देखो, अगर ऐसी ही ढीली मिट्टी पर बड़े बड़े घर बनते रहे तो अगर जरा सी भी भारी बारिश हुई ना तो भूस्खलन से न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। ये व्यापारी लोग कैसे भी अपने लाभ के लिए परमिशन निकलवा लेते हैं। उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, लोगों की जान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरजू कहता है, तो फिर आप क्या करोगे? जानकी कहती है, मैं अपने सर से इस बारे में शिकायत करूंगी और वो सर आगे की शिकायत को सरकार से स्थायी आदेश बुलवा लेंगे। उस आदेश में इनको दिखाऊंगी तो इनको कंस्ट्रक्शन रोकनी ही पड़ेगी। बिरजू कहता है, पहले जो सर आए थे उन्होंने भी तो ऐसा ही कुछ किया था। फिर वो बेचारे शिकायत भेजते रहते थे, कोई जवाब नहीं आता था। आखिर में परेशान होकर उन्होंने संन्यास ले ही लिया। उनकी जगह पर ही तो आप आए हो। जानकी समझ जाती है कि ऐसे तो उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्यों ना वह डायरेक्ट किसी हायर ऑफिशियल को अपने रिक्वेस्ट भेजे। तो वह तुरंत एक पत्र वहाँ के एक बड़े अधिकारी को लिख देती है। पर बेचारी जानकी ये बात नहीं जानती थी कि बड़े हो या छोटे, सभी अधिकारी कहीं ना कहीं इन व्यापारियों के अधीन ही काम करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जानकी की बेटी भी उसके साथ केदारनाथ में रहने आ जाती है। क्योंकि इसे पहाड़ी इलाकों में स्कूल अक्सर बंद हो जाते थे तो जानकी अपनी बेटी को घर में ही शिक्षा देती थी, जिससे उसकी बेटी के साथ खेलने वाले बच्चे भी साथ साथ पढ़ लिया करते थे। जानकी रोज या तो बिरजू या फिर भैरव के साथ साइट पर जाया करती और वहाँ की रिपोर्ट बनाकर अपने बड़े अफसर के पास भेजती, पर कभी भी उसकी किसी शिकायत का कोई जवाब नहीं आता। भैरव जानकी को समझता है कि इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे भूस्खलन तो रोज ही होते रहते हैं, फिर वापस वही घर बना लिए जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जानकी कहती है, ऐसी छोटी छोटी आपदा से हमें सीखना चाहिए ताकि कोई बड़ी आपदा न आए, और अगर आए भी तो ज्यादा जरा हानि न हो। ये सुनकर भैरव और बिरजू दोनों हंसने लगते हैं कि मैडम जी तो जगत की माता है, उनको सबकी चिंता है। उनको हंसते देख फिर जानकी बिरजू के कान के नीचे एक लगाती है और फिर जानकी और भैरव हंसने लगते हैं। एक दिन जब जानकी अपनी बेटी के साथ मंदाकिनी नदी के पास बैठी कुछ चीजें देख रही थी तो उसे समझ आता है कि इस नदी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही है। जानकी सोचती है शायद अगर कुछ दिनों में बारिश रुक जाए तो नदी भी सामान्य स्तर पर आ जाएगी। और ऐसा होता भी है। कई दिनों से बारिश होने के बाद जब जरा सी धूप खिलती है तो वापस जानकी इंस्पेक्शन के लिए निकलती है। इस बार वह देखती है कि बिल्कुल ढलान पर खुदाई चल रही है। इस बार जानकी गुस्से में आग बाग हो जाती है। वह जोर जोर से गुस्से में सबको कहती है, तुम लोगों को बिल्कुल अकल है ही नहीं क्या? रोको पूरा काम, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। समझकर क्या रखा है तुमने पहाड़ को? जहाँ देखो वहाँ खुदाई करते रहते हो। अकल नहीं है क्या जरा सी भी तुम में? अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक एक को पकड़ के ऐसी धुनाई करूंगी कि तुम लोग याद रखोगे। ये कहकर वह सारे खुदाई के सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। तो गुस्से में सुपरवाइजर आकर कहता है, हमें परमिशन मिली है ना, तो आप क्यों हमारे काम में अड़ंगा डालती हो? अब अगर आपने एक भी मजदूर को रोका ना तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। जानकी गुस्से में कहती है, तुम लोग किस तरह ये परमिशन निकालवाते हो मुझे अच्छी तरह से पता है। पैसे खिला के तुम अफसरों के साइन खरीद लेते हो। सुपरवाइजर कहता है, इसका क्या सबूत है कि हमने रिश्वत दी है? जानकी कहती है, ऐसी जगह पर घर बनाने की परमिशन या तो कोई अंधा इंसान दे सकता है या फिर बिका हुआ। जानकी हाथ जोड़कर वहाँ के मजदूरों से कहती है कि आप लोग नहीं जानते कि इन सब का क्या परिणाम हो सकता है। अगर कोई आपदा आई तो इन सुपरवाइजर का, व्यापारियों का कुछ नहीं होगा। जो जाएगा तुम लोगों का ही जाएगा। तुम्हारी ही जान जाएगी, तुम्हारे ही घर बर्बाद होंगे। मेरी बात मानो भैया। काम करने वाले मजदूर कहते हैं, एक ही जरिया है यहाँ पैसे कमाने का,
ये भी नहीं करें तो पैसे कहाँ से कमाएं? आधे साल तो यहाँ वैसे भी कोई यात्री नहीं आता, हमें दुकान बंद करनी पड़ती है। पिट्ठू का कोई काम नहीं। अब अगर मजदूरी भी नहीं करेंगे तो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? पर क्योंकि आप अपनी बेटी के साथ साथ हमारे बच्चों को भी पढ़ाती हो, इसीलिए हमारे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। हम 1-2 दिन के लिए काम रोक सकते हैं। अगर इतने में आप स्टे ऑर्डर ले आओ तो हम नहीं करेंगे कोई खुदाई, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। माफ करना। जानकी कहती है, हाँ आप लोग काम रोको, मैं स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगी। जानकी भागते हुए अपने घर की ओर जा रही होती है कि उतने में उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे की ओर गिर जाती है और फिर